16.1 कंप्लीट करने के बाद आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 16.2 और उसका जो टॉपिक है वो है आपका प्रायिकता का गुणन प्रमेय। तो प्रायिकता की गुणन प्रमेय टॉपिक है आपके पास प्रायिकता की गुणन प्रमेय जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो प्रायिकता की गुणन प्रमेय क्या है हमारे पास वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो प्रायिकता की गुणन प्रमेय क्या है, देखिए प्रायिकता की गुणन प्रमेय अगर हम देखें तो S जो है वो आपके पास प्रतिदर्श समष्टि है, सैंपल स्पेस जिसको हम प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं, और उसमें से उसकी कोई दो इवेंट हैं जो A एंड B है आपके पास। तो A एंड B जो है वो सबसेट है यानी उपसमुच्चय है S का। तो A और B दो इसकी एक इवेंट है, तो इन दोनों इवेंटों की एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी हमें यानी प्रायिकता हमें निकालनी है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो A और B के एक साथ होने की प्रायिकता को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और उसका जो फॉर्मूला है आपके पास दोनों की एक साथ होने की प्रायिकता जो है आपके पास वो क्या है, वो किसी एक इवेंट के किसी एक घटना के होने की प्रायिकता और दूसरी इवेंट के सप्रतिबंध प्रायिकता का गुणनफल है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझेंगे कि सर दोनों इवेंट की एक साथ होने की जो प्रायिकता है, इसी को हम प्रायिकता की गुणन प्रमेय कहते हैं। और इसका मीनिंग क्या है कि किसी एक इवेंट की प्रायिकता और दूसरी इवेंट की सप्रतिबंध प्रायिकता का गुणनफल हमारे पास किसी भी इवेंट के दो इवेंट के एक साथ होने की प्रायिकता है। तो यहाँ से अगर अपन इस चीज़ को डिस्कस करें तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका प्रूफ कहाँ से आया। तो आपने देखा कि सप्रतिबंध प्रायिकता में हमने देखा कि पी ए इंटरसेक्शन बी जो है, नहीं किसी भी इवेंट की होने की प्रायिकता यानी B अपॉन ए, यानी सप्रतिबंध प्रायिकता को हम देखें तो फॉर्मूला था मेरे पास पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब हमें ये फाइंड करना है तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हो जाएगी ए की प्रायिकता और बी अपॉन ए की प्रायिकता। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है। तो देखिए ये घटना, ये ए और बी कैसी घटनाएं हैं वो भी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रायिकता की गुणन प्रमेय की सवाल सोल्व करने जब हम सोल्व करते हैं तो हमें दो प्रकार की घटनाएं देखनी है, एक प्राश्रित घटनाएं, एक स्वतंत्र घटनाएं। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों घटनाएं प्राश्रित हैं यानी डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, इसका मीनिंग भी देख सकते हो आप क्या है कि ए और बी के एक साथ होने की प्रायिकता जब ए इवेंट घटित होती है, बी की प्रायिकता जब ए घटित हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि बी जो है वो ए के होने की प्रायिकता पर निर्भर करता है। तो सिंपल अगर हम देखें प्रायिकता की, तो इसी को हम प्रायिकता की गुणन प्रमेय कहते हैं। और इसको हम स्टैंडर्डाइज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि दो इवेंट के लिए पॉसिबल है, ऐसी बहुत सारी इवेंट यानी अगर एन इवेंट अगर हो तो जैसे ए बी सी और इस तरीके से अगर एन इवेंट भी अगर हमारे पास होते हैं तो उनकी भी प्रायिकता अगर हमें निकालनी हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रायिकता, फिर बी की प्रायिकता जब ए हो चुकी, सी की प्रायिकता जब ए और बी दोनों हो चुकी, और इस तरीके से हम एन तक इसको लेके जा सकते हैं। तो हमारे पास इसी को ही हम प्रायिकता की गुणन प्रमेय कहते हैं। तो ये प्रायिकता की गुणन प्रमेय को समझने से पहले आपने देखा कि प्रायिकता की गुणन प्रमेय क्या है, यानी ए और बी के एक साथ होने की प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी, या हम इसको ए बी भी लिख सकते हैं, एक साथ लिखें तो ए बी भी लिख सकते हैं। किसी एक घटना की प्रायिकता और दूसरे की सप्रतिबंध प्रायिकता का जो गुणनफल है वो प्रायिकता की गुणन प्रमेय है। और ये जो रिजल्ट है आपका वो दो चीज़ों पे निर्भर करेगा, एक है प्राश्रित घटना और एक है स्वतंत्र घटना। जो अभी हमने डिस्कस किया था वो था आपका प्राश्रित घटना। अब अगर हम बात करें स्वतंत्र घटना की तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि स्वतंत्र घटना क्या है। आप देख सकते हैं स्वतंत्र घटना, तो जो घटना स्वतंत्र है यानी दो ऐसे पंछी हैं जिनका एक के उड़ जाने से दूसरे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और कहीं पे पड़ता है, तो जहाँ पे नहीं पड़ता है तो वो दोनों घटनाएं अलग अलग घटनाएं हैं, यानी किसी एक इवेंट के होने से दूसरी इवेंट की रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा, या दूसरी इवेंट के होने से फर्स्ट इवेंट के रिजल्ट पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उस केस में ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो उसमें किसी इवेंट ए और बी की एक साथ होने की प्रायिकता दोनों प्रायिकताओं के अलग अलग के गुणनफल के बराबर होगा। तो बहुत ही सिंपल है, उस केस में हम दोनों के गुणनफल के बराबर कर देंगे। अगर ऐसी हमारे पास बहुत सारी घटना हो, अगर तीन घटनाएं हों और तीनों अगर स्वतंत्र घटनाएं हैं तो हमें सिंपल उनको मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि तीनों इवेंट के एक दूसरे के होने से इनका आपस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से आपकी ये स्वतंत्र घटनाएं हैं। इसके बाद हम देखते हैं कुछ बेसिक फॉर्मूले हम डिस्कस करेंगे। देखिए वो बेसिक फॉर्मूले जो हैं आपके पास प्रायिकता की गुणन प्रमेय देखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हम डिस्कस करेंगे। आपने अपनी 11वीं क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डिस्कस किए थे। देखिए ये ए है और ये इसका नॉट है, इंटरसेक्शन ये बी है, ये नॉट है,
तो उस केस में अगर हमें इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना हो तो डी मॉर्गन नियम से या वेन डायग्राम से हमने देखा था कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, कि इसको आपने देखा था सर इसको अगर हम एक साथ लिखें तो ए यूनियन बी और उसका नॉट, आप इसका वेन डायग्राम बना के देखेंगे दोनों सेम आएगा आपके पास। ये फॉर्मूला भी आपने देखा था कि किसी भी प्रोबेबिलिटी होने की और नहीं होने की का सम 1 होता है, और उसी केस में अगर देखें तो इसको लिखेंगे 1 माइनस ए यूनियन बी। ये प्रोबेबिलिटी अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आप देखेंगे ये जो रिजल्ट होगा हमारे पास, ये इसका अगर माइनस कर देंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपके पास। तो बहुत ही सिंपल है हमारे पास। तो ये जो रिजल्ट होगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के अंदर, तो ये होगा हमारे पास 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो सिंपल है। उसी केस में अगर अपन देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर हमारे पास केस हो ए नॉट यूनियन बी नॉट, उसमें ये बनेगा मेरे पास, एक साथ लिखें तो इंटरसेक्शन बी और नॉट में होगा, और इसको अगर हम लिखें तो ये लिखेंगे 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। इसके बाद जो थर्ड रिजल्ट है हमारे पास कि किसी एक घटना के एटलीस्ट वन, किसी एक घटना के कम से कम एक घटना के होने की प्रायिकता, कम से कम एक घटना के होने की प्रायिकता, होने की जो प्रायिकता है 1 माइनस एक भी घटना के, एक भी किसी घटना की कम से कम एक घटना के होने की प्रायिकता, 1 माइनस एक भी घटना के नहीं होने की प्रायिकता, कि नहीं होने की प्रायिकता, अगर ये पार्ट अगर हम माइनस कर देते हैं तो इसका ये रिजल्ट आता है हमारे पास कि कम से कम एक घटना की होने की प्रायिकता। तो ये 3 हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो हम अपने आगे की क्लास में या अपने जो एक्सरसाइज है उनमें प्रॉब्लम को सोल्व करते वक्त इनका यूज करने वाले हैं। अब हम देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है, यदि 2 घटनाएं ए और बी इस प्रकार हैं, पहला क्वेश्चन है कि यदि 2 घटनाएं ए और बी इस प्रकार हैं कि पी ए जो है वो 1/4 है, पी बी जो है आपका वो 1/2 है, और पी ए इंटरसेक्शन बी वो आपका 1/8 है, 8 है। तो पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट ये ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, आपको डायरेक्ट हमें इसी का रिजल्ट लेके आना है। तो रिजल्ट आने के लिए देखिए आप क्या करने वाले हैं, आपको गिवन क्या है, हमें सबसे पहले वो देखेंगे कि हमें ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, हमें ए की प्रायिकता बी की प्रायिकता गिवन है हमें, और ये फॉर्मूला हम जानते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, जिसको आप लिख सकते हैं सर ए यूनियन बी नॉट, या फिर इसको लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है। अब अगर उसको सोल्व करना है तो मुझे ये वैल्यू फाइंड करनी है, और ए यूनियन बी का नियम हमने डी मॉर्गन नियम से या वेन डायग्राम से हमने देखा था कि ए यूनियन बी जो है वो ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता माइनस ए इंटरसेक्शन बी है आपके पास। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है दिस इज 1/4 प्लस प्रोबेबिलिटी बी जो है 1/8 माइनस ये 1/8 है, एलसीएम 8 है, डिवाइड करेंगे तो 2 + 4 - 1, तो ये जाएगा 6 - 1/8, ये बन जाएगा 5/8। तो 5/8 मेरे पास है ए यूनियन बी, और ये मान मैं समीकरण अगर 1 में रखता हूँ तो मेरे पास बनेगा ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, और 1 माइनस उसकी जो वैल्यू है वो है 5/8, एलसीएम होगा आपके पास 8, तो 8 - 5, तो रिजल्ट है 3/8। तो 3/8 जो है आपके पास वो रिजल्ट है हमारे पास इसका होने का। तो 3/8 हमारे पास रिजल्ट आता है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने यहाँ से सॉल्व कर लिया है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है आपके पास ये देखिए, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले एक बार क्वेश्चन को आप रीड कीजिए, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, 2 मिनट का टाइम लीजिए, प्रॉब्लम को खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करिए। जब नहीं बनता है तो आप यहाँ से हम इसको बोर्ड से मैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो जो सेकंड प्रॉब्लम है आपके पास, सेकंड है कि यदि पी ए जो है आपके पास वो गिवन है हमें 0.4, पी बी जो गिवन है आपके पास वो है पी बी पी है, पी ए यूनियन बी जो है वो 0.6 है, तथा ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तथा ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। स्वतंत्र घटनाएं हैं, तब P का मान ज्ञात कीजिए। तब P
मान ज्ञात कीजिए। तो P का मान ज्ञात कीजिए। तब P का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे पास सिंपल है कि तब स्वतंत्र घटनाएं तब P का मान हमें ज्ञात करना है। तो P का मान ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमें A यूनियन B गिवन है ये 0.6। तो अगर A यूनियन B का अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ तो वो बन जाएगा PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। अब आप देखेंगे कि स्वतंत्र घटनाएं हैं, A और B दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो PA यूनियन B की जो मान है हमारे पास वो है 0.6, PA जो है वो है 0.4 प्लस P माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई। देखिए स्वतंत्र घटनाएं हैं तो उस केस में आप दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। स्वतंत्र घटनाओं के केस में अगर ये हमारे पास परतंत्र घटना होती तो हमारे किसी एक इवेंट की प्रायिकता और दूसरे की सह प्रतिबंध प्रायिकता का गुणनफल होता। तो इस केस में हमने देखा कि 0.6 इक्वल टू 0.4 प्लस P माइनस PA जो है वो 0.4 है और B जो है वो P है। सोल्व करेंगे 0.6 माइनस 0.4, P हमारे पास कॉमन है तो 1 माइनस 0.4, तो ये बन जाएगा 0.2 इक्वल्स टू P इंटू 0.6। तो जो P की वैल्यू है आपके पास वो बनेगी 0.2 अपॉन 0.6, तो P से हो जाएगा 1/3। तो ये हमारे पास इस तरीके से इसका रिजल्ट हमने फाइंड किया। इसके बाद देखिए जो प्रॉब्लम नंबर 3 है आपके पास, तो जो इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 3 है आपके पास वो सिंपल प्रॉब्लम है आपके पास। यदि A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं तो PA और PB गिवन हो तो A इंटरसेक्शन B यूनियन A अपॉन B, B अपॉन A, ये सारी वैल्यूज आप इजीली निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन 3 और 4 आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो प्रॉब्लम नंबर 5 हम डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहले अगर आप मल्टीप्लीकेशन गुणन प्रायिकता की गुणन पर में जब हम डिस्कस करेंगे तो आप गुणन पर में आपको समझ में आ गया कि किससे दर्शाते हैं, A इंटरसेक्शन B या AP को एक साथ से दर्शाते हैं। इसकी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास वो यही है कि हमें ये देखना है कि घटनाएं हमारे पास प्राश्रित या स्वतंत्र घटनाएं हैं या नहीं। अगर हमने इतना जान लिया तो हम इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 है आपके पास एक थैले में 5 सफ़ेद बॉल हैं, 7 लाल बॉल हैं, 8 काली गेंदें हैं। यदि 4 गेंदों को एक एक कर बिना प्रतिस्थापन के निकाला जाए, यदि 4 गेंदों को एक एक कर बिना प्रतिस्थापन किए निकाला जाए तो सभी गेंदों के सफ़ेद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सभी गेंदों के सफ़ेद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तब आप देख सकते हैं कि एक ठेला हमें दिया हुआ है। उस ठेले में आप देखेंगे तो 5 सफ़ेद, 7 लाल गेंदें हैं और 8 काली गेंदें हैं। यदि 4 गेंदों को एक एक करके बिना प्रतिस्थापन किए, देखिए प्रतिस्थापन हम वापस इसको प्रतिस्थापन नहीं कर रहे हैं। आपने जो बॉल निकाली उसको हमने वापस नहीं रखा, इसका मतलब हमारा प्रतिदर समष्टि यानी सैंपल स्पेस चेंज हो जाएगा। पहले हमारा 20 है, अगर हमने एक निकाल ली तो अब 19 है, तो दूसरी जब बॉल निकालूंगा तो मेरा जो सैंपल स्पेस यानी प्रतिदर समष्टि काम करेगा वो 19 पे होगा, फिर 18 पे होगा, फिर 17 पे होगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं कि प्रतिस्थापन हमने नहीं किया, हमने बिना प्रतिस्थापन कि ये निकालना जाए तो सभी गेंदों के सफ़ेद होने की बिना प्रतिस्थापन किए हमने निकाला है। तो अगर आप सिंपल देखें तो प्रतिदर समष्टि जो होगा हमारे पास वो इन जो कितनी बॉल है पर एस जो होगा वो 20 है। हमें फाइंड क्या करना है कि सभी गेंदों के सफ़ेद होने की प्रायिकता, सफ़ेद मतलब उसको हम वाइट बोलते हैं इसलिए मैं इसको W लिख रहा हूँ। तो मुझे जो निकालना है वो मुझे निकालना है W1, W2, W3, W4। और आप देख सकते हैं इस तरीके से मुझे प्रतिस्थापन किए बिना, इसका मतलब एक बॉल निकलने से दूसरी बॉल पे फर्क पड़ेगा। तो घटनाएं मेरी स्वतंत्र नहीं हैं, तो फॉर्मूला जो होगा वो होगा पहली बॉल की प्रायिकता
दूसरी बॉल की सह प्रतिबंध प्रायिकता, तीसरी बॉल की सह प्रतिबंध प्रायिकता और चौथी बॉल की भी सह प्रतिबंध प्रायिकता। तो इस तरीके से ये मेरे पास फॉर्मूला होगा। पहली बॉल सफ़ेद आने की प्रायिकता होगी मेरे पास 5/20, दूसरी बॉल सफ़ेद आने की प्रायिकता होगी 4/19, तीसरी 3/18 और 2/17। देखिए आपका प्रतिदिन समष्टि हर बार चेंज हो गया क्योंकि आपने जो बॉल निकाली वो आपने वापस नहीं रखी। तो यहाँ से इसको सोल्व करें तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, 4 से 4 कट हो गया, 3 से 6 18, 2 से कट गया 3, तो 1/19 गुणा 51 ये बना हमारे पास। तो 51 को अगर हम 19 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा मेरे पास 969। तो ये मुझे 1/969। तो चारों गेंदों की एक साथ वाइट आने की जो प्रायिकता होगी हमारे पास वो होगी 1/900। तो इस तरीके से हमने 1 to 5 जो प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं उनको आपको अच्छे से फेयर करना है और प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करना है। इसकी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम होगी हम वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।